हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम क्लास 12th की जो हमारी सेकंड बुक है पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र भारत की जो हमारी राजनीति है उसको डिस्कस करेंगे। उसकी बुक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे जो कि हमारा एक्सटर्नल रिलेशन यानी कि इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, भारत के जो विदेश संबंध है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर भी हमारा क्या होगा, लेक्चर बाई लेक्चर यानी कि पार्ट में डिवाइडेड होगा। हम पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं सेकंड बुक के। और अगर हम बात करें तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th की जो हमारी फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो कंप्लीट की जा चुकी है और उसकी वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के डायरेक्ट लिंक पे भी क्लिक करके आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि फॉरेन पॉलिसी यानी कि जिसे हम विदेश नीति भी कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करें। समझेंगे कि आखिर फॉरेन पॉलिसी क्यों ज़रूरी है किसी भी कंट्रीज़ के लिए। फिर हम बात करते हैं हमारी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके 2 मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो दो जो मेजर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशंस, यानी कि हर एक सभी राष्ट्र की जो संप्रभुता है उसका सम्मान करना। दूसरा है मेंटेन वन सिक्योरिटी थ्रू पीस, यानी कि शांति के माध्यम से अपनी सुरक्षा बनाए रखना। फिर हम बात करेंगे जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके मेन जो 3 एलिमेंट्स थे, यानी कि अगर हम बात करते हैं क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, दूसरा कि यानी कि संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी को मेंटेन करके रखना, बनाए रखना, और अपना तेजी से विकास करना, डेवलपमेंट करना। ये हमारे कंट्री के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनकी ये मेन फॉरेन पॉलिसी के एलिमेंट्स थे, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे हमारी कंट्री की जो प्रिंसिपल्स यानी कि जो सिद्धांतिक यानी कि विदेश नीति की बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पॉलिसी ऑफ नॉन अलायंस, यानी कि जिसे हम गुटनिरपेक्ष की भी नीति कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि जो लोकतंत्र का सम्मान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें कि किस तरीके से ह्यूमन राइट का रिस्पेक्ट किया जाए। फिर हम बात करते हैं कि किस तरीके से विश्व लेवल पर हम शांति स्थापित कर सकते हैं, क्या रोल प्ले कर सकते हैं। फिर अपोजिशंस, यानी कि अगर हम बात करें इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो इसके जो अपोजिशंस किए गए थे, इसका जो विरोध किया गया था उसको डिस्कस करेंगे। और पीस के साथ यानी कि विश्व स्तर पर शांति बनाए रखने, शांति को प्रमोट करना और हर एक देश के साथ फ्रेंडशिप रिलेशंस डेवलप करना हमारी जो पॉलिसी रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे के लेक्चर्स में हम जो हमारी नेबर्स कंट्री हैं जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं उसको हम आगे के लेक्चर वाले लेक्चर्स क्या करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। अगर हम इस वीडियो की बात करते हैं या आप इस टॉपिक की बात कीजिए, सिर्फ क्लास 12 के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। जो स्टूडेंट सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके पास अगर ऑप्शनल PSIR है, या अगर हम बात करते हैं आपके पास जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का जो GS सेकंड पेपर होता है उसमें भी इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में, यानी कि जिसे हम कहते हैं विदेश नीति। हर एक कंट्री क्या है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने जो कंट्रीज हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप करता है, फॉरेन पॉलिसी बनाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम ट्रेड के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में ट्रेड यानी कि अगर हम व्यापार की बात करें तो आज के टाइम पे हम व्यापार किससे कर रहे हैं, रसिया के साथ कर रहे हैं, USA के साथ कर रहे हैं, या हम ब्रिटेन के साथ कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे हम बहुत से कल्चर हम चाइना के साथ भी करते हैं, चाहे बेशक चाइना के साथ हमारी कन्फ्लिक्ट होती है लेकिन फिर भी हम जो ट्रेड है चाइना के साथ करते हैं। तो आज के टाइम पे हम जो अपनी फॉरेन पॉलिसी डेवलप करके रखें, ये जो हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, सबसे पहले हम अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। इंटरेस्ट को देखते हुए हम क्या करते हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्कॉलर्स की बात करते हैं तो हंसराज मार्गेंथू एक स्कॉलर्स है, उन्होंने अपनी बुक्स में ये कहा था, या अपनी जो आइडियोलॉजीज थी, अपनी जो फिलोसफीज थी उसमें ये कहा था कि हर एक कंट्री अगर बात करते तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए क्या करता है, दूसरे देश के साथ रिलेशन बनाता है।
यानी कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, ना तो कोई हमारा परमानेंट एनिमीज है, ना कोई परमानेंट फ्रेंड है। वो क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो बदलते रहते हैं, चेंजेस पॉलिसी होती रहती है। तो वो पॉलिसीज क्या होती रहती है, चेंजेस होती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जब 1971 में हमारा यानी कि हमारी वॉर किसके साथ हुई थी, पाकिस्तान के साथ जब हुई थी, तो वेस्टर्न कंट्री और जो यूरोपियन कंट्री थी वो किसके फेवर में थी, पाकिस्तान के फेवर में चली गई थी। और यूएसए के उस टाइम पे ये भी धमकी दी गई थी कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है तो जो यूएसए है वो क्या करेगा, इंडिया के अगेंस्ट में न्यूक्लियर स्ट्राइक भी कर सकता है। ये यूएसए के द्वारा हमें एक, हाँ, वार्निंग दी गई थी जब इंडियन यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था 1971 में। तो यहाँ पे ये देखिए कि 1971 के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो किसके फेवर में थी, पाकिस्तान के फेवर में थी। अगर वही चीज अगर हम 2023 की बात करते हैं तो ये यूएसए की जो मोस्ट ऑफ द जो फेवर पॉलिसी है वो किसके फेवर में है, इंडिया के अगेंस्ट, यानी कि इंडिया के फेवर में है। तो टाइम टू टाइम क्या होता है कि कंट्री की भी फॉरेन पॉलिसीज क्या है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। यूएसए को पता है कि आज के टाइम अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में अगर चाइना को टैकल करना है या चाइना को टक्कर देना है तो किसके हेल्प से दिया जा सकता है, वो इंडिया के हेल्प से ही दिया जा सकता है। तो यहाँ पे यूएसए का क्या है, अपना खुद का एक इंटरेस्ट है कि उसे किसी भी तरीके से करके क्या करना है, चाइना को टक्कर टक्कर देना है। तो इस वजह से वो अपनी क्या कर रहा है, पॉलिसीज को चेंज कर रहा है। तो क्या है, अपनी अपनी कंट्री अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज है वो अडॉप्ट करती है, अपने अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाती है। तो देखिए अगर हम आज 2023 की बात करें तो हमारी रिलेशंस आज के टाइम पे क्या है, मोस्ट ऑफ द कंट्री के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन है। इसी के बीच में अगर हम बात करते हैं जैसे कि आपको यूक्रेन और रसिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा या वॉर कह सकते हो, उसके बीच में हमने क्या है, काफ़ी लो रेट में क्या है, रसिया के साथ हमने क्रूड ऑयल खरीदा। तो उसके बाद भी क्या है, हमारी पॉलिसीज में क्या देखने को मिली है, एक इंडिपेंडेंस पॉलिसी देखने को मिली है। क्या देखने को मिली है, एक इंडिपेंडेंस पॉलिसी देखने को मिली। तो देखिए हर एक कंट्री के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी पॉलिसी क्या रखे, इंडिपेंडेंस रखे, यानी कि स्वतंत्र रखे। अगर हम यहीं पे बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान की आज भी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक क्या है, इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी नहीं है। वो चाह के भी क्या है, उसने वो रसिया के साथ ट्रेड डील नहीं कर पाए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं S-400 डील के बारे में, तो यूएसए की एक एग्रीमेंट है, यानी कि अगर हम यूएसए में बात करते हैं तो यूएसए के अंदर जो एक पॉलिसी है कि अगर कोई भी यूएसए के एनिमीज कंट्री के साथ डिफेंस डील करता है या ट्रेड करता है तो वो क्या कर सकता है, यूएसए उसके अगेंस्ट में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। लेकिन हमने रसिया के साथ डील भी किया और हमने S-400 उसके साथ खरीदा भी, तो वहाँ पे यूएसए के अंदर ये जब टॉपिक उठा कि क्या इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, तो वहाँ पे क्या कहा गया कि इंडिया ने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए S-400 डील किया है, तो हम इसके अगेंस्ट में, इंडिया के अगेंस्ट में किसी भी तरीके एक्शन नहीं ले सकते। हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं या हमारी फ्रेंडली रिलेशन है, हमारे जो रिलेशन है वो भी अच्छी। तो अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि हम किस तरीके से उसमें इंडिया को उस रिस्ट्रिक्शन से बाहर रख सकते हैं। तो क्यों, क्योंकि भाई आज के टाइम पे वेस्टर्न कंट्री की बात कर ले या यूरोपीय कंट्री की बात कर ले, उनका एक सेल्फ इंटरेस्ट है हमारे साथ कि भाई हमें किसी तरीके से क्या करना है। देखिए अगर हम वेस्टर्न कंट्री या यूरोपीय कंट्री की बात करें तो आज के टाइम पे हमारी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की क्या है, अब अनुमान लगाया जाता है कि हमने चाइना को भी क्या कर रखा है, पॉपुलेशन में पीछे कर रखा है। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्री वो हमें किसके रूप में देखती है, एक बिग मार्केट के फॉर्म में देखती है कि इंडिया क्या है, एक बिग मार्केट है। वहीं पे अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए की जो पॉलिसी है वो ये कि किस तरीके से अगर हम चाइना को टैकल करना चाहते हैं तो यूएसए की जो अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो यूएसए इंडिया की ही हेल्प से चाइना को टैकल कर सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टाइम टू टाइम क्या रिलेशंस चेंजेस हो रहे हैं। तो जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंटरनेशनल लेवल पे ना तो कोई फिक्स, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे फिक्स नहीं रहती है। आज हो सकता है कि कोई हमारा जो फ्रेंडली नेशन है कल हमारे साथ, कल उसके साथ हमारे रिलेशंस खराब हो सकते हैं। अगर आज किसी के साथ हमारे रिलेशंस खराब है, हो सकता है आने वाले टाइम पे उसके साथ रिलेशंस हमारे अच्छे हो जाए। अब बात करते हैं
इस कार्ड में जो दो मेन मेजर जो एलिमेंट्स हैं हमारी कंट्री के फॉरेन पॉलिसीज के, तो पहला उसमें निकल के आता है रिस्पेक्ट सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन, यानी कि जितने भी जो देश हैं उनकी सॉवरेनिटी को क्या करना, रिस्पेक्ट करना, यानी कि उनका सम्मान करना। अब देखिए अगर हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो वो निकल करके आता है, हिंदी में हम इसे कहते हैं संप्रभुता। यानी कि देखिए शब्द इसके वर्ड से ही क्लियर निकल के आता है कि सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि स्वयं, यानी कि सेल्फ, या बात करते हैं सेल्फ का संप्रभुत्व, यानी कि जो कोई भी डिसीजंस हो, या अगर लॉ मेकिंग्स की बात करते हो तो वो खुद ले सके, ना कि उस पर किसी भी बाहरी कंट्री का इन्फ्लुएंस हो। यहाँ पे भी जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी जो पॉलिसी है वो हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, या हम जो भी लॉ बनाते हैं हम अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट को देख करके लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। इसमें किसी भी बाहर की कंट्री का किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं लॉ मेकिंग में या पॉलिसी मेकिंग में, जब किसी बाहर की कंट्री का यानी कि इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, या कोई बाहर की कंट्री किसी दूसरे कंट्री को कंट्रोल नहीं करती है, तो वो हम कहते हैं वो कंट्री क्या है, एक सॉवरेन कंट्री, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं उसके पास अधिकार है कि वो स्वयं का शासन कर सकते हैं, यानी कि स्वयं के लिए क्या कर सकता है, रूल बना सकता है। वहीं पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान किसके साथ अपनी जो पॉलिसीज है कैसा रखेगा वो डिसाइड करता है कौन, वेस्टर्न कंट्री, यानी कि यूएसए के द्वारा डिसाइड किया जाता है। क्योंकि यूएसए ये कहता है कि पाकिस्तान क्या है, उसका एक अलायंस नेशन है, और इंडिया के लिए क्या यूज करता है कि इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि किस कंट्री के साथ जो उनका जो, अगर हम ट्रेड की बात करते हैं या पॉलिसीज की बात करते हैं तो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, यूएसए के द्वारा या चाइना के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे यूएस जो पाकिस्तान है उसकी पॉलिसीज क्या है, वो अब इंडिपेंडेंस नहीं रही है। क्योंकि अगर हम बात करते चाइना के ऊपर, वो सॉरी पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा लोन किसका है, चाइना का है। तो चाइना ही डिसाइड अप करती है कि पाकिस्तान के अंदर क्या पॉलिसीज होगा, क्या पॉलिसी नहीं होगा। लेकिन अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस है अपने खुद के लॉ एंड पॉलिसीज बनाने के लिए। तो हमारी जो मेन एलिमेंट्स है फॉरेन पॉलिसी का, कि हर एक देश की जो सॉवरेनिटी है उसका क्या करना, यानी कि रिस्पेक्ट करना। अब हम बात समझते हैं किसके बारे में, कि मेंटेन वन सिक्योरिटी थ्रू पीस, यानी कि शक्ति, अगर हम बात करें शांति के माध्यम से ही क्या करना, अपनी सुरक्षा को बनाए रखना। अब देखिए जब हमने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन हमने बनाया था और टेस्ट किया था, सक्सेसफुली टेस्ट किया था, तो उसमें हमने एक नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखा था, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। अब देखिए इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि हमने जो भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं या हम जो भी वेपन्स बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस है कि हम अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं, ना कि किसी दूसरों पे अटैक करना। तो हमारी कंट्री में जब न्यूक्लियर वेपन सक्सेसफुली टेस्ट हो गया था तो हमने कहा था कि हम तब तक न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेंगे जब तक कोई अदर नेशंस पहले हम पे न्यूक्लियर वेपन का अटैक नहीं करता। तो इसका मतलब क्या था कि हमारी जो दूसरी में जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की एलिमेंट्स थी वो क्या थी, कि हम शांति के साथ क्या करना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा को बनाए रखना चाहते हैं। तो हमारी कंट्री के जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, देखिए जवाहरलाल नेहरू सिर्फ हमारी कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, हमारे कंट्री के पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रहे थे। उनके द्वारा क्या है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है हमेशा से क्या है, एक उन्होंने ये कहा था कि हमेशा उन्होंने किसका सपोर्ट किया था, पीस का सपोर्ट किया था। और वो हमेशा से ही किसके लिए, किसके फेवर में खड़े रहते हैं, पीस के फेवर में खड़े रहते हैं। तो भारत, अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो युद्ध से हमेशा से बचने और शांति के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट हैं, तो शांति के साथ किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाए उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। अब देखिए, अब बात करते हैं हमारी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी की जो मेन एलिमेंट्स थे वो क्या क्या था। पहला था कि जो मेंटेन करके रखना जो भी हमारी इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। फिर बात करते हैं संप्रभुता और तेजी से ग्रो करने की हमारी नीति रही है। फिर बात कर देखिए, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, क्षेत्रीय अखंडता। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब है, जब हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, हमारी कंट्री के सामने 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहला था कि हमारी कंट्री जो 565 प्रोविंस स्टेट में डिवाइडेड थी, किस तरीके से उसको यूनाइट करके एक क्या करना, यूनाइटेड कंट्री का
फॉर्मेशंस करना था, यानी कि एक अखंड भारत का निर्माण करना था। तो उस टाइम पे क्या था कि देखिए इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता का मतलब होता है कि जब किसी क्षेत्र को अलग ना किया जा सके उसे हम अखंडता कहते हैं। तो हमारी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम नेहरू पॉलिसी के एलिमेंट्स की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में कि ना तो हम किसी के इंटरनल यानी कि इंटरनल मैटर में हम इंटरफेयर करेंगे, ना कोई हमारे इंटरनल मैटर में कोई इंटरफेयर करे, यानी कि हम दूसरे की भी यानी कि इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, सामने वाले को भी अपने इंटीग्रिटी में इंटरफेयर करने से रोकेंगे। तो इस तरीके से क्या है, अपनी इंटीग्रिटी यानी कि अपने क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखने की हमारी पॉलिसीज थी। इसीलिए आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो 28 स्टेट और जो 8 यूनियन टेरिटरीज है उनमें से कोई भी स्टेट हमसे सेपरेट होकर के एक न्यू नेशंस नहीं बना सकता है। इसके पीछे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि आगे जाकर के कोई भी राज्य ये ना कह दे कि हम भारत से अलग होकर के एक नया राज्य बना रहे। बाहर के हम अलग राज्य को अपनी कंट्री में मिला करके एक नया स्टेट बना सकते हैं, लेकिन हमारी कंट्री का कोई भी स्टेट सेपरेट होकर के एक अलग नेशंस नहीं बना सकता। ये क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा हुआ। फिर बात करते हैं मेंटेन सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता को बनाए रखना। ये भी अभी मैंने थोड़ी देर आपको बता दिया था। संप्रभुता का मतलब है कि हमारी जो इंटरनल पॉलिसीज हैं या इंटरनल लॉज हैं उसमें किसी भी बाहरी देश का इंटरफेरेंस ना होना, वो हम खुद डिसाइड करेंगे हमारी पॉलिसीज क्या होगा, हमारा लॉ क्या होगा। उसके बाद बात करते हैं तेजी से विकास करना, कि किस तरीके से हम अपनी कंट्री में डेवलपमेंट ला सकते हैं, यानी कि तेजी से डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, मेन प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं हमारे फॉरेन पॉलिसीज के। सबसे पहला निकल करके आता है नॉन अलायंस, यानी कि अगर हम बात करते हैं, ये देखिए जब 1939 से लेकर के जो 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा चला था, तो वो किसके बीच में चला था, एक था हमारा सेंट्रल पावर और वर्सेस अलायंस पावर। अलायंस पावर, अगर हम सेंट्रल पावर की बात करें तो इसमें कौन कौन था, जर्मनी, जापान और यहाँ पे था हमारा इटली। ये किस में था, हमारा सेंट्रल पावर में था। ठीक है, सॉरी इटली का स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेना, ITALY। वहीं पे अगर हम अलायंस पावर की बात करें तो इसमें हमारा USA, रसिया, फ्रांस और ब्रिटेन कौन था हमारा, यानी कि आप इसको यूके भी कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब देखिए जहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर दो नेशंस एक साथ ही, यानी कि रसिया और यूएसए एंड रसिया। ठीक है, तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ तो 1945 से लेकर के 1991 तक एक और वॉर चलता है जिसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर। ये हमने काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ डिस्कस किया था 12th क्लास की जो हमारी फर्स्ट बुक थी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ डिस्कस किया था। तो देखिए जो हमारा कोल्ड वॉर चला था तो इसमें भी जो नेशंस थे वो दो ग्रुप्स में क्या हो रखे थे, डिवाइड हो रखे थे। तो उस टाइम पे हमारी कंट्री क्या है, न्यूली इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में। तो हमारी कंट्री के द्वारा जो पहला जो फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट किया गया था वो किया गया था नॉन अलायंस मूवमेंट, यानी कि हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, हम क्या रहेंगे, गुटनिरपेक्ष रहेंगे, यानी कि हमारी जो पॉलिसी रहेगी वो क्या रहेगी, गुटनिरपेक्षता की रहेगी। तो इसका जो मेन कंसेप्ट था वो ये था कि हम न्यूली इंडिपेंडेंस हुए थे, हम ये नहीं चाहते थे कि दोबारा से हमें क्या किया जाए, कोई हमें पावरफुल नेशंस अपना कॉलोनियल बना ले या कोई हमें हमारे ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखे। और उस टाइम पे हमारे सामने मेन चैलेंज था किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। हमारे पास रिसोर्सेस नहीं था, तो इसीलिए हमने क्या किया था, नॉन अलायंस जो पॉलिसीज था उसको अडॉप्ट किया कि भाई हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम यूएसए के साथ भी ट्रेड करेंगे, रसिया के साथ भी ट्रेड करेंगे, यानी कि दोनों के साथ अपने रिलेशंस को हम क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे क्या इस्टेब्लिश हो सके, पीस स्थापित हो सके, कि हम वॉर को अवॉइड करके हम किस तरीके से जो विश्व है, वर्ल्ड है हमारा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, पीस इंडिपेंडेंट यानी कि पीस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है,
हमने किसको अडॉप्ट किया था, नॉन अलाइनमेंट यानी कि अलाइनमेंट यानी कि जिसे हम गुट निरपेक्ष कहते हैं। तो जितने भी जो नॉन अलाइंड वाले जो नेशंस थे उसे क्या कहा गया था, थर्ड वर्ल्ड कहा गया था। क्या कहा गया था, थर्ड वर्ल्ड। जो यूएसए के फेवर्स में थे उसको फर्स्ट वर्ल्ड, और जो रसिया के फेवर में थे सेकंड वर्ल्ड, और जो हमारा नॉन अलायंस वाले जो नेशंस थे उसको हम थर्ड वर्ल्ड कहा गया था। अब बात करते हैं रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी। रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इंडिया की एक पॉलिसी ये भी रही कि जितने भी जो यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें रिस्पेक्ट करना है किसकी, लोकतंत्र के। यानी कि देखिए अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी वो सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो किसके द्वारा इलेक्ट होकर के आता है, जनता के द्वारा इलेक्ट होकर के आता है। तो यानी कि डेमोक्रेसी का ही मतलब होता है कि लोकतंत्र, यानी कि जिसमें लोगों का शासन हो। तो जैसे ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश में संविधान लागू हुआ तो हमने पहला जो इलेक्शंस कंडक्ट कराया था वो 1951 से लेकर के 1952 में जो इलेक्शंस कंडक्ट कराया था वो किसके द्वारा कराया था, बाय डेमोक्रेसी। यानी कि इसमें लोगों ने बाकायदा वोट किया था अपने लीडर्स को चुनने के लिए। तो वहां से हमने क्या किया था, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करके हमने डेमोक्रेसी अपने कंट्री में इस्टेब्लिश किया था। तो आज भी अगर हम बात करते हैं, जब हमारी देश को आज़ाद हुए 76 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम 77th ईयर पे चल रहे हैं। आज भी अगर हम बात करें हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, एक सक्सेसफुली डेमोक्रेसी है। वहीं पे अगर जो हमारे नेबर्स कंट्री, चाहे हम म्यांमार की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें या पाकिस्तान की बात कर लें, तो वहाँ पे भी हमें सक्सेसफुल डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलता है। जबकि स्टार्टिंग में पाकिस्तान के द्वारा भी क्या है, डेमोक्रेसी स्टेब्लिश किया गया था, लेकिन टाइम टू टाइम क्या है, कभी वहाँ पे डेमोक्रेसी का शासन तो कभी वहाँ पे मिलिट्री का शासन रहा है। यही केस हम म्यांमार में भी देख सकते हैं। तो इसलिए इंडिया को कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र कंट्री भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम किस बारे में, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। अगर हम रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो आज के टाइम पे क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या है, जो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक है, उसमें किसकी बात रखी गई है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात रखी गई। यानी कि हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो सिटीजन उन सबके पास क्या है, मौलिक अधिकार हैं। अब देखिए अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारे पास ही नहीं, कुछ फंडामेंटल राइट्स जो बाहर के जो अदर कंट्रीज के जो पीपल्स हमारी कंट्री में आते हैं तो उन्हें भी हम क्या करते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि अगर हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं या हम राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, तो ये सारे कुछ फंडामेंटल राइट्स क्या है, फॉरेन पीपल के लिए भी है। तो इसका जो मेन मकसद है वो क्या है कि किस तरीके से हम मानव की यानी कि जो ह्यूमन राइट्स है उसको क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं। फिर बात करते हैं एफर्ट्स फॉर वर्ल्ड पीस, यानी कि जो हमारा विश्व शांति है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे हम किस तरीके से शांति को स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे किस बारे में बताया था, नॉन अलाइंड के बारे में बताया था, यानी कि जिसे हम शॉर्टकट में नाम भी कहते हैं NAM, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे हम गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या था, इसने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसके लिए, जो हमारा कोल्ड वॉर ड्यूरेशन चल रहा था उसमें। तो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भाई कोल्ड वॉर का क्या इन्फ्लुएंस रहा था या क्या इंपॉर्टेंस रहा था ये जो पीस जो यानी कि जो हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था उसको ख़त्म कराने में। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो हमारी कंट्री की हमेशा से यही प्रयास रहा था, कोशिश रही थी कि हम किस तरीके से वॉर को अवॉइड करके क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड लेवल पे हम पीस की बात कर सकते हैं। अभी देखिए अभी रिसेंटली हमने जो चंद्रयान 3 हमारा जो सक्सेसफुल हुआ उस टाइम पे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्या कहा गया कि जो हमारा चंद्रयान मिशन 3 है वो सिर्फ एक देश के लिए ही कामयाबी नहीं, ये वर्ल्ड के समस्त जितने भी जो देश हैं या हम बात करते हैं जितने भी जो लोग हैं उन सब की कल्याण के लिए क्या था, ये सक्सेसफुली जो हमारा मिशन है वो सब यानी कि पूरे वर्ल्ड के लिए, समाज के हर एक पर्सन के लिए क्या था, अगर हम बात करते हैं उसके कल्याण के लिए ये मिशन था। इसका मेन पर्पस क्या था कि हमारी जो पॉलिसी रही है वो हमेशा से ये रही है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने साथ साथ किस तरीके से दूसरों को भी पीसफुल तरीके से लेकर के चल के हम वर्ल्ड लेवल पे पीस की बात कर सकते हैं।
टाइम टू टाइम जब आप अपनी कंट्री की फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करोगे तो उसमें कहीं पे भी वॉर का मेंशन नहीं देखने को मिलेगा, हमेशा पीस की बात देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम पीस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हम यानी कि बिना वॉर किए भी क्या कर सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल अपने जो कन्फ्लिक्ट हैं उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो हमारी जो मेनली जो पर्पस रहा है वो क्या रहा है कि जितनी भी जो डिस्ट्रीब्यूट्स हैं उसको वॉर को अवॉइड करके हम क्या कर सकते हैं, पीस के द्वारा हम उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और वर्ल्ड लेवल पे या कंट्रीज टू कंट्री हम क्या कर सकते हैं, पीस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपोजिशंस ऑफ इंपेरियलिज्म एंड कोलोनाइजेशन। अब देखिए अगर हम बात करें साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के बारे में बात करते हैं, इंडिया के द्वारा हमेशा से ही क्या है, इसका अपोजिशन यानी कि क्रिटिसाइज किया गया। हमेशा से ही भारत इसके खिलाफ में रहा है, किसके, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। अब देखिए साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है। अगर हम साम्राज्यवाद यानी कि इंपेरियलिज्म की बात करते हैं या कोलोनाइजेशन की बात करते हैं, जिससे हम उपनिवेशवाद करते हैं, एक ऐसा सिचुएशन होता है जब कोई बाहर अदर कंट्री क्या है, छोटे देश यानी कि एक पावरफुल नेशन अपने से कमज़ोर नेशंस के ऊपर क्या कर लेता है, कब्जा करता है, और उसकी जो भी पॉलिसीज है वो पावरफुल नेशंस के द्वारा जब चलाया जाता है, या हम कह सकते हैं वहाँ के जो भी संसाधन है, रिसोर्सेस है, वो पावरफुल नेशंस के द्वारा क्या है, यूजेस किए जाते हैं, तो या एक्सप्लॉइट्स किए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंपेरियलिज्म या कोलोनाइजेशंस। तो इसका भारत के द्वारा क्या हमेशा से ही क्या है, विरोध किया है। क्यों? क्योंकि भारत ने ऑलरेडी जो इंपेरियलिज्म है या हम कोलोनाइजेशंस की बात करते हैं, तो इस ड्यूरेशंस को, इस सिचुएशंस को हमने क्या है, फेस किया था कितने सालों तक, 200 सालों तक। उसके बाद जाकर के हमको किसके अगेंस्ट में इंडिपेंडेंस मिला था, तो ब्रिटेन के अगेंस्ट में इंडिपेंडेंस मिला था। फिर वहीं पे बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे हम किस तरीके से पीस प्रमोट करके एक फ्रेंडशिप नेशंस बना सकते हैं। यानी कि अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो शांति और मित्रता को बढ़ावा देना हमारी क्या है, एक पॉलिसीज रही है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, शुरू से ही क्या है, वर्ल्ड लेवल पे शांति और फ्रेंडशिप को बढ़ावा देने का जो कोशिश है यानी कि प्रमोट करने का प्रयास हमेशा से ही किया है। भारत की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रीट यूथ के टाइम पे भी क्या है, भारत के प्रयास ऐसे थे, यानी कि हमारी कंट्री की जो प्रैक्टिस यानी कि जो पॉलिसीज थी वो कुछ इस तरीके से थी कि हम यूएसए के साथ यानी कि यूएनओ में भी बात कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रसिया और जो यूएसए के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उसमें हमने नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसीज थी उसको अडॉप्ट करके रखा था। मेन कारण क्या था कि हम किसी भी वॉर में शामिल नहीं होना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि किस तरीके से हम पीस के साथ साथ क्या कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं, अगर हम यूएनओ की बात करते हैं यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो पीस इस्टेब्लिश करने में उसमें भी हमारा काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले रहा है। और अगर हम पीस कीपिंग फोर्स की बात करते हैं तो इंडिया उसमें भी क्या करता है, अपनी मिलिट्रीज या हम अपनी आर्मीज को क्या करता है, वो भेजते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि किसी भी देश में अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो उसमें जाकर के क्या कर सके, पीस इस्टेब्लिश कर सके। तो ये चीज़ हमें क्या दिखाता है कि आज भी हम क्या करते हैं, पीस यानी कि ज़्यादातर हम पीस को प्रमोट करके दूसरों कंट्री के साथ, या हम बात करते हैं पीस वॉर को अवॉइड करके पीस को प्रमोट करना और उनके साथ फ्रेंडशिप रिलेशंस डेवलप करना, आज भी हमारी पॉलिसीज में ये चीज़ें दिखती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। इसके आगे का जो लेक्चर से टॉपिक्स है हम उसको लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी डाउट होगा हम इसके लेक्चर 2 में पहले अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब जाकर के अपने आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक जो पॉलिटिकल साइंस की जो बुक्स है वो अपलोडेड है। अभी हमारी सेकंड बुक और इसके पैरेलल में एम लक्ष्मीकांत की बुक चल रही है। तो जैसे ही हमारी चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 26 डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से क्या है, हमारा पैरेलल में 2 बुक चल रहा है। तो अब अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक कवर करें तो वो भी अपलोडेड है, 25 चैप्टर तक कंप्लीट की जा चुकी है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो बुक भी देख सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में अगर कोई सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।